शास्त्री जी, माता पिता हैं जो बच्चों के विवाह को लेकर चिंता में रहते हैं, तो आप सबसे पहले मेरे को ये बताएं कि जो जन्म कुंडली है उसमें विवाह योग कैसे जाने। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब हम सप्तम भाव का विचार करते हैं जी तो लड़का और लड़की के विवाह का विचार होता है। जी क्योंकि सप्तमेश को लग्नेश से जब संबंध होता है, जब सप्तमेश सौम्य ग्रह होता है, जब सप्तमेश पर गुरु आदि सौम्य ग्रहों की दृष्टि होती है जी या उनसे युक्त होता है, तब जो विवाह योग है वह संपन्न होता है। सप्तमेश की दशा और अंतरदशा में विवाह योग उत्पन्न होता है। काफ़ी उम्र बीत जाती है बच्चों की, तो वो शादी के लिए कभी कभी तो हाँ नहीं करते और कभी कभी ऐसा कोई योग ही नहीं बनता कि उनकी शादी नहीं हो रही है। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि जो शादी में देरी हो जाती है उसका कारण भी कुंडली से पता चल जाता है। हाँ, क्योंकि कुछ तो कारण सामाजिक होते हैं जी जैसे आजकल बच्चे पढ़ाई के कारण जी पहले मैरिज के लिए सोचते ही नहीं। जी इसका कारण जो सप्तमेश है उसका कमजोर होना है। जी जब सप्तमेश कमजोर होता है, त्रिक में बैठा होता है, शत्रु ग्रह से पीड़ित होता है अथवा अस्त होता है, तब विवाह में देरी आती है। जब सप्तमेश शनि आदि हो अथवा जो द्वादशेश कमजोर हो जिससे शैया सुख नहीं बनता, इसके कारण भी विवाह में देरी होती है। क्योंकि शनि अक्सर राहु केतु यह विवाह में अधिक विलंब करते हैं और कुछ कारण होते हैं कि जैसे बच्चा यदि मंगलिक हो तब भी विवाह में विलंब होता है। शास्त्री जी, आपने अभी मांगलिक दोष के बारे में बात की है, तो हमारे दर्शकों को आप मांगलिक दोष के बारे में जी जरूर बताएं। जो मांगलिक दोष है ना, वह लड़का अथवा लड़की के जब लग्न में अथवा चौथे स्थान में, सातवें स्थान में, जी 8वें या 12वें स्थान में जब मंगल विराजमान होता है तो लड़का या लड़की मंगलिक कहे जाते हैं। क्योंकि इसका प्रभाव ऐसा है, जब मंगल लग्न में होता है तो शारीरिक व्याधि के कारण, शारीरिक दोष के कारण जो उनका सुख है, शारीरिक सुख है, उसमें कमी आती है। जब ये चौथे भाव में होता है तो संपत्ति को लेकर के विवाद उत्पन्न होता है, झगड़े होते हैं। जब ये 7वें घर में मंगल विराजमान हो तो उसमें आपसी तालमेल की कमी होती है। जब मंगल 8वें घर में विराजमान होता है तब उनका जो अकस्मात धन प्राप्ति के कारण अथवा अकस्मात धन नाश के कारण विवाद होता है। जब मंगल 12वें घर में होता है तो उसका जो घर में खर्च में अधिकता और जो शैया सुख है उसमें कमी के कारण जो दोनों है उनका मतभेद रहता है। इसीलिए मंगलिक का विचार करना सबसे जरूरी है। शास्त्री, जैसे आप कुंडली के अलग अलग भावों के बारे में बता रहे हैं, तो आप ये भी बताएं कि अगर अलग मंगल का जो आप विचार बता रहे हैं मेरे को, तो उसके उपाय भी अलग अलग होंगे। बिल्कुल जी, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि जब मंगलिक का मंगलिक के साथ ही विवाह करना चाहिए, सबसे पहला नियम है जी। और उसके बाद दूसरा नियम आता है कि जो शुभ ग्रह मंगल को देखते हो तब भी यह दोष कम हो जाता है, शांत नहीं होता। तीसरा आता है कि जब आपके मंगल लग्न में विराजमान है तो आप शरीर कष्ट से बचने के लिए महामृत्युंजय आदि का पाठ करवाएं। जब ये चौथे भाव में होता है तो संपत्ति का जो विवाद है उससे बचने के लिए आप माता दुर्गा की अथवा जो त्रिकोणा मूंगा है रतन वह धारण करें। जब ये 7वें भाव में होता है तब आपसी जो तालमेल है, विचार हैं, वह नहीं मिलते, इसलिए आप भगवान शंकर की उपासना करवा सकते हैं। जब ये 8वें घर में होता है तो उसमें जो अकस्मात धन नाश का अथवा अकस्मात धन प्राप्ति का, तो आप माता दुर्गा की उपासना करें। जब यह 12वें भाव में होता है तो उसमें आपसी क्लेश रहता है और जो खर्च है उसकी कमी के लिए आप ग्रह का जप एवं दान करवा सकते हैं। शास्त्री जी, जैसा कि आप मांगलिक दोष के बारे में बता रहे हैं कि अलग अलग भावों में उनका अलग अलग उपाय है, लेकिन आजकल हम क्या देखते हैं कि आज की जो जनरेशन है वो इन बातों को ज़्यादा सीरियस में नहीं लेती हैं। तो क्या उनको आगे जाकर इन बातों से या इन योगों के कारण उलझनों का सामना करना पड़ता है? हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं कि जब जन्म कुंडली में हमारे कोई भी योग होता है, निकृष्ट जो योग है वे अपना फल देते हैं। कुछ जो तार्किक लोग हैं वह अपने तर्क के द्वारा इसे नहीं मानते, लेकिन जो ग्रहों का प्रभाव है
जी। ग्रह अधीनम जगत सर्वम, जी। जो सारा संसार है वह ग्रहों के अधीन है। इसलिए जो मंगलिक प्रभाव है, किसी का शरीर खराब हो गया, संपत्ति का विवाद आ गया अथवा आपस में अनबन हो गई, इसके कारण ही जो आज लड़का और लड़की अलग रहते हैं अथवा तलाक तक की नौबत आ जाती है। यद्यपि हमारे शास्त्रों में कहीं पर भी तलाक का उल्लेख नहीं आता, यह इस्लाम से लिया गया जी। गुण है, इसे आज मतलब लोग अपनाते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों के अनुसार जो बिछोड़ा है वह नहीं होना चाहिए। और दूसरा आता है, जब अकस्मात मृत्यु हो जाती है तब भी भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। लेकिन यह जो दोष है, यदि हम पहले विचार कर लें तो इनका जो उपाय है वह संभव है। नहीं शास्त्री जी, जैसे हम ना देखते हैं कई बार किसी बड़े आचार्यों के मुख से भी सुनने को मिलता है, अथवा कई बार हम YouTube के माध्यम से भी देखते हैं कि जो मांगलिक दोष के बारे में विचार नहीं करते अथवा उनकी शादी हो जाती है तो उसके पश्चात उनका मृत्यु का योग भी बन जाता है। क्या ये सच है? हाँ, भर्ता जो होता है ना, जो लड़का है जी, क्योंकि शास्त्रों में कष्टकारी कहा गया है जी। कई बार, क्योंकि हमारे अनुसार जो 99 अकाल मृत्यु है वह उपाय के द्वारा टाली जा सकती हैं, लेकिन जो काल मृत्यु है वह कभी भी टाली नहीं जा सकती। इसलिए जब हम मंगलिक का विचार करते हैं तो यदि उपाय किया जाए तो जो उसमें आने वाली अकाल मृत्यु है उनको टाला जा सकता है। जी शास्त्री जी, एक बात मैं और आपसे जानना चाहता हूँ कि जब हम बच्चे की शादी के बारे में विचार कर रहे हैं तो क्या आने वाले जो बच्चे का जीवन साथी है उसके स्वभाव के बारे में, उसके रंग रूप के बारे में अथवा उसके करियर के बारे में हमें पहले पता चल सकता है? हाँ जी, क्योंकि जो 7वां घर होता है ना जी, उसमें आपके जीवन साथी का स्वभाव एवं गुण छिपे होते हैं जी। जब 7वें घर का स्वामी सौम्य ग्रह हो, अर्थात चंद्रमा, बुध, गुरु एवं शुक्र हो, तो आपका जीवन साथी भले ही वह लड़का है जी, भले ही वह लड़की है, वह नरम स्वभाव का होगा, अच्छे गुणों से युक्त होगा, सुशिक्षित होगा और साथ में अच्छे आचार व्यवहार का होगा। लेकिन जब 7वें घर का स्वामी क्रूर ग्रह होता है, जिसमें सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु या तो 7वें घर में विराजमान हो या 7वें घर के स्वामी हो या 7वें घर को देखते हो, तो जो आपका जीवन साथी है वह उग्र स्वभाव का होगा। भले ही न्याय प्रिय हो, लेकिन गुस्से के कारण जो आपका वैवाहिक जीवन है उसमें नाना प्रकार की जो बाधाएं हैं वह आती हैं। कि अभी जो बच्चों के माता पिता हैं या चिंता कर रहे हैं कि हमारे बच्चे की शादी नहीं हो रही है, तो आप इसके बारे में भी हमें कोई उपाय बताएं जिनसे उनके बच्चों की शादी शीघ्रता से पूर्ण हो जाए। सबसे पहले तो हम सप्तमें इसका जो 7वें घर का स्वामी है उसका विचार करेंगे, क्योंकि यदि आपके सप्तमें इसके जो दशा है जी अथवा महादशा है वह दूर है तो आपको उपाय करना चाहिए जी। या 7वें घर में बैठे जो ग्रह है उसका अंतर अथवा उसकी दशा जब आती है तब विवाह का योग बनता है। लेकिन यदि वह दशा किसी कारणवश दूर हो अथवा आपके 7वें घर में शनि आदि क्रूर ग्रह बैठे हों जो आपके संन्यास योग बनाते हैं, तो भी आपको उपाय करना चाहिए। लड़कों के लिए माता दुर्गा की उपासना, जैसे पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्ति अनुसार नहीं, इसका पाठ जप अथवा संपुट पाठ करवाना चाहिए दुर्गा जी का। या फिर लड़की के लिए आप गौरी उपासना कर सकते हैं, आप कात्यायनी उपासना कर सकते हैं, बट सावित्री कर सकते हैं, सोमवार का अथवा वीरवार का आप उन्हें व्रत करवा सकते हैं, जिससे कि आपको जो सुयोग्य वर है उसकी प्राप्ति हो सके। शास्त्री जी, आपने अभी सोमवार के व्रत के बारे में बात की है, तो इसके बारे में विस्तार पूर्वक आप हमें बता सकते हैं कि वो व्रत कैसे करें और वो क्यों किया जाता है? असल में जो सोमवार का व्रत है वह भगवान शंकर का व्रत है जी। यह व्रत माता पार्वती ने किया था भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए। अक्सर देखा जाता है कि जो लड़कियां हैं, बहनें हैं, वह सोमवार के 16 सोमवार के व्रत करती हैं और उसमें एक बार भोजन करना होता है और वह भी सूर्यास्त के पहले और दोपहर के बाद। जब हम भगवान की उपासना करते हैं तो अपने आप को गौरी मान करके भगवान को नारायण के रूप में पूजा की जाती है। षोडशोपचार से भगवान की पूजा करें और उसके बाद जब 16
व्रत पूर्ण हो जाए तो आप उद्यापन करें, जी जिसमें जो कसार है, भुना हुआ जो आटा है, चूर्ण है, जी वह आप प्रसाद में लगाएं। अपनी श्रद्धा के अनुसार भले ही 16 प्रकार की सामग्री आप भगवान को समर्पित कर सकते हैं, अथवा पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान भोलेनाथ पत्ता फूल फल और जल को ग्रहण करते हैं। इसलिए यदि समर्थ्य है तो आप 16 वस्तुएं दान करें, यदि समर्थ्य नहीं तो भगवान को पत्ता फूल फल और जल ही समर्पित करके अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं। और जो जैसे भगवान शंकर को माता पार्वती ने प्राप्त किया था, इसी प्रकार सुयोग्य जो वर है वह आप प्राप्त कर सकते। शास्त्री जी, जैसे हमारे जो दर्शक हैं वो कुंडली मिलान के बारे में अक्सर पूछते रहते हैं, आपके पास काफ़ी तरह की कुंडलियाँ आती होंगी जो मिलान करवाना चाहते हैं, तो इसके बारे में भी बताएं कि जब हम कुंडली मिलान करते हैं तो हमारे लिए वो कितना आवश्यक है? हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं जी, क्योंकि हमारी कुंडली मिलान में जो 36 गुण होते हैं, जी शास्त्र कहते हैं कि उनमें आधे जो गुण हैं वह मिलने चाहिए जी, लेकिन 16 से कम यदि गुण मिलते हैं तो हमारे शास्त्र विवाह करने की आज्ञा नहीं देते जी। और 16 से 20 तक का जो विवाह होता है वह सामान्य होता है, ना ज़्यादा अच्छा कहा जाता जी और ना ज़्यादा कष्टकारी। लेकिन जो 20 से ऊपर का जी जब गुण मिलते हैं वह विवाह है, वह आपके लिए अच्छा होता है। जब गुण कम मिलते हों तब जो आपका वैवाहिक जीवन है वह ज़्यादा सुखी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसमें सबसे जो उत्तम है वह है ग्रह मैत्री। ओके। जब दोनों ग्रहों की मैत्री हो तो बाकी दोष शांत हो जाते हैं जी। लेकिन यदि ग्रह दोनों के राशि के जो स्वामी हैं वो अलग अलग हों, शत्रु हों, तब जो वैवाहिक सुख है वह नहीं प्राप्त। जी, जैसे कि आप ग्रह मैत्री के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग हैं कि कुछ लोग बताते हैं कि कुंडली मिलान से ही पता चल जाता है कि आगे संतान योग बनेगा या नहीं बनेगा, ऐसा संभव है? हाँ जी, क्योंकि केवल गुण मिलान ही नहीं, अभी तो पंचमेश का जो विचार है जी, वह आपकी संतान वृद्धि के लिए है। जी, जब कुंडली में जो नाड़ी दोष है जी, वह उपस्थित हो और जो 5वें घर का स्वामी त्रिक में बैठा हो, अर्थात 6, 8 और 12वें भाव में विराजमान हो, या गुरु से 9वें घर का स्वामी त्रिक में हो, तो संतान का अभाव रहता है। जी, ऐसी स्थिति में शास्त्र आपको विवाह करने की आज्ञा नहीं देते। यदि कारणवश आपको विवाह करना पड़ जाए, जी, अर्थात जो लड़का और लड़की हैं वह प्रेम विवाह करना चाहते हो या जहाँ पर माता पिता विवश हो जाते हैं, तब आपने जो सचंडी है अथवा हरिवंश प्राण है या संतान गोपाल का पहले उपाय करें, उसके बाद उनका विवाह करें। कि मैं आपसे पूछना चाहता था कि लव मैरिज है, इसका योग है, ये भी कुंडली से पता चल जाता है? हाँ, क्योंकि जो मैरिज है वह सप्तमी से संबंधित है। जी, जब सप्तम भाव पर मंगल और शुक्र का प्रभाव होता है, जी, भले ही वो 7वें भाव में विराजमान हो, भले ही 7वें भाव पर दृष्टि हो, या मंगल और शुक्र अन्य आश्रित हो, एक मंगल की राशि में बैठा हो और दूसरा शुक्र की राशि में बैठा हो, मंगल शुक्र की राशि में, शुक्र मंगल की राशि में, इसे अन्य आश्रित कहा गया है। ऐसा ही शुक्र के साथ, क्योंकि एक रज है और दूसरा वीर्य है, जब इनका संबंध आपस में दृढ़ता, जितनी दृढ़ता से होगा उतना ही जो लव मैरिज है उसका योग अधिक बनेगा। जी, शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे दर्शकों को आपने ज्ञान दिया। दोस्तों, अगर आप शास्त्री जी से कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं अथवा उनसे परामर्श अपनी कुंडली के बारे में लेना चाहते हैं तो नीचे आपको शास्त्री जी का मोबाइल नंबर दिखाया जा रहा है, आप उनसे बात कर सकते हैं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।